हरियाणा के चुनाव को लेकर मैं पूरी चर्चा सुन रहा था। जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में या राष्ट्रीय सेवक सेवक संघ हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या कर रहा है। मैं केवल एक टेस्ट बता रहा हूं उसका कि वो क्या कर रहा है। हम सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। बहुत ही इम्फेटिकली कह रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। मैं केवल एक जो लिटमस टेस्ट है उसको आपके सामने रख रहा हूं। भारत की सबसे अमीर महिला या देश के सबसे 10 अमीर लोगों में एक सावित्री जिंदल जो बीजेपी में शामिल हुई, जिनका बेटा कुरुक्षेत्र से बीजेपी का सांसद है जो कांग्रेस छोड़कर आया, सावित्री जिंदल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया हिसार से। इसका क्या मतलब है? पहली चीज। दूसरी चीज, दो चीजें बता रहा हूं कि सावित्री जिंदल को टिकट नहीं देने के क्या मायने हैं और सावित्री जिंदल जो अब कह रही है उसके क्या मायने हैं। अपन पहली बात करें, उसमें आपको पूरा हरियाणा का गणित समझ में आ जाएगा। बीजेपी आरएसएस को इस चीज की चिंता नहीं है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। बीजेपी को केवल जीतने वाले लोगों को टिकट देना है। और बीजेपी ने हिसार से जिनको टिकट दिया है वो पिछली 2 बार से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये कि हरियाणा के एक एक सीट को लेकर आरएसएस कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। अपन विनेश फोगाट की जो सीट है जुलाना की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो जीत जाएंगी और भारी उससे जीत जाए। हम एक सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक सीट के बहाने हम पूरी हरियाणा की बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब आप दूसरा टेस्ट देखिए कि सावित्री जिंदल ने कहा है अपने समर्थकों से कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी घोषणा नहीं की है उन्होंने। और उनके समर्थकों ने भी उनसे कहा कि आपको लड़ना चाहिए और वो भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। इसका ये कि भारत की सबसे अमीर महिला ने कह दिया है कि मैं बीजेपी से या मोदी जी से नहीं डरती। और दूसरा, वो ये बताना चाहती हैं कि मेरा बेटा चाहे हो बीजेपी में, वो अगर हिम्मत दिखा देंगी तो लड़ लेंगी। इसका मतलब है कि जो पूंजीपति हैं देश के, वो अब डरते नहीं हैं कि आप कुछ करेंगे उनके खिलाफ। ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज देंगे। तो उसमें सावित्री जिंदल ने कहा है, वो जो कहा है वो ये बताता है कि वो नहीं डर रही हैं, वो चुपचाप नहीं बैठी। हालांकि उन्होंने अभी कुछ फैसला नहीं लिया है। हो सकता है कि बेटे का दबाव हो, नवीन जिंदल का। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं आपको जी। और दोनों के मायने हैं। हमको बीजेपी की ताकत या बीजेपी की तैयारी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अगर इस चीज के लिए आखिर तक कोशिश करते रहे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो जाए और आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद अगर आज कहता है
या उनकी जो प्रवक्ता है, जो भी है, कक्कड़ वगैरह, दोनों अगर कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी है हरियाणा से लड़ने की, हमको इसमें बहुत सारे फोर्सेस को पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने लोग कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किलें कितनी खड़ी होने वाली हैं और कांग्रेस के लिए अंदर से कितनी मुश्किलें आ सकती है कि कुमारी सैलजा जो अड़ी हुई हैं कि वो चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, नेतृत्व भी करना चाहती हैं प्रदेश का, दलित भी हैं, पिछड़ी भी हैं, और वो हुड्डा परिवार के खिलाफ अपना एक अलग रास्ता चला रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस बहने में नहीं आना चाहता कि हरियाणा की 90 की 90 सीटों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी ने अपनी 5 सीटें गंवाने के बाद लोकसभा की बहुत सारे सबक लिए हैं और चुनाव की पूरी कमान जो है वो आरएसएस को सौंप दी है। अब हरियाणा में या महाराष्ट्र में या झारखंड में जो हार होगी वो बीजेपी की नहीं होगी, वो आरएसएस की होने वाली है। तो ये एक जो हरियाणा को लेकर जो हम लोग जब बात कर रहे हैं जी, एक जो बन जाता है नरेशन जो आमतौर से चैनल्स में चलने लगता है कि विनेश फोगाट के आने से अब ये हो जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या उनको? किसान उसका अध्यक्ष बना दिया पूरा का पूरा, वो जो उनके साथी पहलवान है उनको, बजरंग पुनिया को। बजरंग पूनिया को। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे फोर्सेस हरियाणा में काम कर रहे हैं। चौटाला का जो परिवार है, दुष्यंत चौटाला का जननायक जनता पार्टी का जो रवैया है वो अपनी जगह है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अभी बहुत इम्फेटिकली कुछ भी नहीं कहना चाहता कि क्या हरियाणा में हो जाएगा। हो गया है तो अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ जाती फाइनली बाहर जी, पूरी की पूरी, तब तक कहना कुछ भी मैं नहीं चाहता, या कहने की रिस्क नहीं लेना चाहता, आप ऐसा भी मान सकते हैं। दूसरा ये कि हमको पूरे सिनेरियो को इस नजरिए से मैं देखता हूं अपने लिए खुद का, कि एक किसी राज्य के बीजेपी के हाथ से निकल जाने का पूरी बीजेपी के मोराल पर कितना बड़ा असर पड़ता है, वो असर कांग्रेस के एक हाथ से निकल जाने पर या कांग्रेस के नहीं जीतने पर उतना नहीं पड़ता है। मतलब जी, हरियाणा में कांग्रेस अगर नहीं जीते तो उतना असर नहीं पड़ेगा, अगर बीजेपी हार जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। जी, तो बीजेपी और आरएसएस के पूरे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। चारों राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं घोषित करने के पीछे इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके पीछे ये है कि बीजेपी और संघ अपनी पूरी की पूरी ताकत को सब जगह से हटाकर हरियाणा में झोंकना चाहते हैं।
तो आप पाएंगे कि जो हरियाणा के बॉर्डरिंग इलाके हैं राजस्थान से, वो भी लग गए हैं इसमें। यूपी के इलाके भी हरियाणा में पूरी तरह से जुट गए हैं। राजस्थान की बीजेपी भी लग गई है, जी। पंजाब की बीजेपी भी लग गई है, और दिल्ली भी लग गई है। तो दिल्ली के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं हरियाणा से, वहां आप पाएंगे कि दिल्ली की बीजेपी लगी हुई है। पंजाब से लोग जो लगे हुए हैं वहाँ पंजाब की लगी हुई है, राजस्थान के जो लगे हैं वहाँ राजस्थान की लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के जो लगे हैं उत्तर प्रदेश के। हम लोगों को लड़ाई में, हम चूंकि मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए, करना भी पसंद करना नहीं, पर हम लोगों का जो आमतौर से डिबेट होती है उसमें एक बायस बन जाता है चीजों के साथ बहने का। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहता हूं उस चीज से अभी। जी। हो सकता है अगली आपकी डिबेट में मैं कुछ अपना खुद के सोच में करेक्शन कर लूं। तो एक तो ये है तब आपका तक वो तो खबरें तब सवाल। जी गर जी। साहब, तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। आप जो कह रहे थे बीजे कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट 31 और 31 में से 28 तो पुराने ही हैं, लेकिन अब दूसरी लिस्ट जो आती है उस लिस्ट में 31 नहीं बल्कि 32 है। बाद में एक और भी नाम कांग्रेस ने जारी किया, तो ये भी होगा अगले सप्ताह जब हम बात करेंगे। और साथ साथ हमारी टीम भी बहुत अंदर तक हरियाणा के अलग अलग जगहों तक पहुंच चुकी होगी, तो वहां से भी खबरें रहेंगी। तो बहुत कुछ हरियाणा से हम और उधर जम्मू कश्मीर से भी लेके आएंगे। थोड़ा सा आपसे जम्मू कश्मीर पे भी समझना चाहता हूं। जम्मू अ, कश्मीर के जी। बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं जी। कि जम्मू को और कश्मीर को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। कश्मीर का अगर आप देखें, जो मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स, तो जो पहली फर्स्ट फेज की सीटें हैं वहां वैली में बीजेपी ने कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े किए आधी सीटों पर। वहां मतलब इतना संघर्ष है कि बीजेपी के पास वैली में कैंडिडेट्स नहीं है, और जम्मू में झगड़े चल रहे हैं कि वो पुराने लोगों को की जगह पर नए लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो वहां नाराजगी बहुत है जम्मू में। तो और दूसरा पॉइंट ये है, जो एक अच्छी बात है वैली की, कि वहां पीडीपी ने कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला किया है, महबूबा मुफ्ती ने जो फैसला किया है चुनाव नहीं लड़ने का, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो अपने आप में बड़ी घटना है। पर बीजेपी जिस चीज की तरफ देख रही है, वो उनकी विभाजन की जो पूरी राजनीति है, वो विभाजन की राजनीति जो दे आई हुई है, वही जम्मू कश्मीर में चलाना चाहती है, कि वो जम्मू और कश्मीर को इमोशनली एक होने ही नहीं देना चाहती है बीजेपी। और वो इसलिए एक नहीं होने देना चाहती कि उसकी कोशिश है कि जम्मू की सारी सीटों पर उसका कब्जा हो जाए, और वैली में अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई मतलब बहुत ज्यादा उसको परेशानी नहीं होगी। तो एक जो बड़ा फैक्टर ये भी है कि गुलाम नबी आजाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि अगर वो लड़ते होते तो जम्मू में बीजेपी को नुकसान ज्यादा पहुंचाते बजाय कांग्रेस के। तो फिर आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को भी अलग तरीके से पेश कर रहा हूं, क्योंकि परसेप्शनली जो बहस में है वो तो ये है कि बीजेपी का चारों राज्यों में सफाया हो रहा है, जो एक, बल्कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि चारों राज्यों
की बात अगर करें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा चांसेस अगर हैं कहीं तो वो झारखंड में है। पर मेरी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि अरे ये तो हरियाणा में भी ऐसी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो राहुल लाल जी पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं ये हैं कि भाई ये तो बड़ी गलत सा तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं नहीं, झारखंड की बात आप सही कह रहे हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा बीजेपी। उसका कारण ये है कि आप अगर लोकसभा के रिजल्ट देखें झारखंड के, और जो गेम किया झारखंड मुक्ति मोर्चे ने वो देखें, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हेमंत सोरेन के जेल में होते हुए सिग्निफिकेंट नहीं है। और अब चंपई सोरेन को फोड़कर इन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चे में सेंध लगाई है, और बीजेपी वहां कंपैरेटिवली ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप अगर बीजेपी की सीटें देखें लोकसभा की वहां झारखंड में, जी, तो काफी सीटें हैं, मतलब सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां। और लोकसभा चुनाव का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब बीजेपी को केवल 3 सीटों का नुकसान हुआ वहां लोकसभा चुनाव में। 8 सीटें हैं उनके पास 14 में से। और आप इसी के को तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें बिहार में या उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगेगा अरे बीजेपी का तो वहां सफाया हो गया। दूसरा ये कि झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी भी खड़े कर रही है अपने उम्मीदवार, और भी कई दल हैं जो लगे हुए हैं। मतलब हेमंता विश्वास शर्मा की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो झारखंड में दांव पर लगी है, और वो हेमंत सोरेन को भी ऑफर कर चुके हैं कि आपको बीजेपी में आ जाना चाहिए। मैं जो एक स्टेट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूं वो महाराष्ट्र है, और उसमें बहुत ही जो रिजल्ट आएंगे बहुत स्वीपिंग आएंगे। पर अगेन ये महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको आगे तो नहीं खसका देते हैं, टाल तो नहीं देते हैं। तो ये मेरा पूरा, राजीव जी थोड़ा सा अलग किस्म से मैंने प्रेजेंट किया है, जो कि नहीं, जरूरी भी है। हर तरह से विश्लेषण होना चाहिए, और खासकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जब अभी चुनाव हैं, और उसको लेकर भी पूरा, और अगले हफ्ते तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। महाराष्ट्र का विश्लेषण आप कर ही रहे हैं, और साथ में झारखंड। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।